नमस्कार। बलदेव राम, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी, ये पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। आज अपन अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य और इसमें जो इतिहास ग्रंथ है उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। इन ग्रंथों का अध्ययन करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब अपन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है जिसको 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल है, भक्तिकाल है, नीतिकाल और आधुनिक काल, इन कालों का अध्ययन करने से पहले इन इतिहास ग्रंथों का भी सूक्ष्म विवेचन अपने को करना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। तो अपन आज इन इतिहास ग्रंथों को सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ है फ्रेंच विद्वान गाशा दे तासी, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, दे इस्तवार दे ला लित्रे यू हिंदुई ए हिंदुस्तानी। ये एक विडंबना जो कही जा सकती है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है और हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ लिखा गया है सबसे पहले आपके इस फ्रेंच विद्वान किसी हिंदी भाषी व्यक्ति ने नहीं लिखा था, बल्कि सबसे पहले फ्रेंच विद्वान गाशा दे तासी ने लिखा था। तो ये एक प्रकार से अपन हिंदी साहित्य के यदि अपन प्रेमी हैं या हिंदी पढ़ने वाले हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक विडंबना से कम नहीं है कि खुद का जो इतिहास ग्रंथ है सबसे पहले एक बाहर के व्यक्ति लिखता है। लेकिन इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा था 1839 ईस्वी में प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था और 1847 में इसके द्वितीय भाग का जो प्रकाशन हुआ था। अब इसने जो पद्धति अपनाई थी वो वर्णानुक्रम पद्धति थी, यानी वर्ण के हिसाब से, यानी कभी और केसों का विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों की शुरुआत जो अक्षर है वो के से शुरू होते हैं। तो ये इस हिसाब की जो पद्धति थी इसलिए इसकी थोड़ी बहुत आलोचना भी हुई है और ये उचित पद्धति नहीं कही जा सकती। ये एक प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति में इसकी गणना नहीं होती है। तो ये आपकी इस पद्धति को अपना करके इसने लगभग हिंदी और उर्दू के लिए 837 कवियों के बारे में इन्होंने थोड़ा विवरण है प्रस्तुत किया था। अनेक इसमें न्यूनताएं थी। एक जो इतिहास ग्रंथ है उस इतिहास ग्रंथ के लिए जो कुछ तटस्थता या जो पर्यवेक्षण क्षमता की आवश्यकता होती है वो इसमें देखने को नहीं मिलती है। फिर इसमें कालक्रम के अनुसार विभाजन भी इन्होंने नहीं किया था। कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण भी इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था और जो प्रवर्तिगत जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी इन्होंने विवेचन नहीं किया था। इसलिए इस इतिहास ग्रंथ को आपके जो कहते हैं ना जो वेटेज मिलना चाहिए वो वेटेज नहीं मिला था। मेरा तो ये भी मानना है कि अनेक इसमें न्यूनताएं थी, उसके बावजूद भी इस इतिहास ग्रंथ को स्थान इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखने की जो एक शुरुआत है वो सबसे पहले आपके इसी फ्रेंच विद्वान गाशा दे तासी ने की थी। इसलिए भी इसका एक प्रकार से अपने ऊपर या हिंदी जो प्रेमी है उनके ऊपर एक प्रकार से ऋण कहा जा सकता है। और इससे पहले भी इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए इनसे पहले कोई नहीं लिखा गया था, लेकिन इससे पूर्व भी मान लीजिए 84 वैष्णव की वार्ता है, 252 वैष्णव की वार्ता है, भक्तमाल है, कविमाला है, कालिदास हजारा है। इन ग्रंथों में भी आपके साहित्य सर्जन हुआ था। लेकिन जो इतिहास ग्रंथ के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो सबसे पहले इसी विद्वान के द्वारा शुरू की गई थी। इसलिए इसको प्रथम आपके इतिहास ग्रंथ का दर्जा और इसको प्रथम इतिहास लेखक के रूप में काउंटेबल किया जाता है, गिना जाता है। और इसके बाद में शिव सिंह सेंगर
इसके बाद शिव सिंह सेंगर की गिनती की जाती है। शिव सिंह सेंगर ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम था शिव सिंह स्रोत। और इसने लगभग 1000 कवियों के बारे में विवरण प्रस्तुत किए और इसने इन कवियों के जन्म का और रचनाकाल का भी परिचय दिया है। और जो आपकी कमियां, जो इतिहास ग्रंथ के हिसाब से देखा जाए तो जो कमियां आपके घासदासी के आपके इतिहास ग्रंथ हो कि वो इसमें भी काल विभाजन का समुचित प्रयास नहीं था और काल का अनुसार वर्गीकरण और परवर्तीगत जो विशेषताएं उनके ऊपर इसने भी प्रकाश नहीं डाला था, इसलिए ये ग्रंथ भी ज्यादा चला नहीं। और ये जरूर है कि इसमें 1000 कवियों के बारे में जो विवरण दिया गया है वो विवरण आपके जो परवर्ती इतिहासकार थे उनके लिए एक प्रकार से किफायती साबित हुआ था। यही आपके इस ग्रंथ की उपयोगिता मानी जाती है। और इसकी आपके शिव सिंह स्रोत ग्रंथ की रचना 1883 ईस्वी में। और इसके बाद में नाम आता है गर्यसन। जॉर्ज गर्यसन इसने जो ग्रंथ लिखा है वो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका के रूप में 1888 ईस्वी में पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसने एक ग्रंथ लिखा था 1888 में, द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने 1888 में इस ग्रंथ की रचना की और सब जो गर्यसन ये हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखने वालों उनमें सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है कुछ विद्वान जिनमें प्रमुख है किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ यही है। अब अपन इसमें थोड़ा और यदि इस ग्रंथ के बारे में देखें तो सबसे पहले इसने एक तो ये क्या अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इसमें 11 अध्याय, यानी इसको 11 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। इसमें काल विशेष का सूचक है। अब ये 11 अध्याय कौन से थे? 11 अध्याय यदि अपन देखना चाहें तो मुगल दरबार है, 15वीं सदी है, 18वीं सदी है, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान है, झांसी की प्रेम व्यंजना है, मुगल दरबार है, तुलसीदास है, तुलसी के परवर्ती साहित्यकार है, पुनर्जागरण है। तो ये इस प्रकार के 11 अध्यायों का इन्होंने विभाजन या एक संक्षिप्त प्रकार का जैसे कह सकते अपन ब्यौरा टाइप इन्होंने लिखा था। अब सबसे बड़ी बात है कि हिंदी यानी ग्रेजुएशन से पहले ये एक जरूर दिक्कत है कि मतलब किस रचना को हिंदी की श्रेणी में गिना जाए और किसको नहीं गिना जाए, कौन से कवि हिंदी के और कौन से कवि हिंदी के नहीं। इस भूल भुलैया में इससे पहले के यानी पूर्ववर्ती जो इतिहास ग्रंथ लिखने वाले थे वो इसी में उलझ जाते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका योगदान था कि हिंदी की कौन सी रचना, हिंदी का कवि कौन सा है वो आपके क्लियर करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और इन्होंने अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत इन सभी कवियों को या इनकी रचनाओं को हिंदी की श्रेणी से बाहर कर दिया। और इसके अलावा उर्दू और फारसी
अरबी फारसी संस्कृत बहुता वाली जो थी उनको भी इन्होंने इस की जो श्रेणी से एक प्रकार से निकाल दिया था। तो जो सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान है कि हिंदी की कौन सी रचना हुई, हिंदी की कौन सी कवि है, इस प्रश्न का जो समाधान है सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन ने प्रस्तुत किया था। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान। इसके अलावा ग्रेजुएशन ने अपने इतिहास ग्रंथ को और अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए इससे पूर्व के जैसे 84 श्लोक की वार्ता है, 252 वैष्णव की वार्ता, ये वार्ता साहित्य से भी इसने संदर्भ लिए हैं। और कालिदास हजारा वर्तमान और कविमाला और फ्रेंच विद्वान दास के इस्तेमाल हिंदुस्तानी ग्रंथ है। और शिव सिंह सरोज है, इन ग्रंथों से भी इन्होंने प्रामाणिक कोई सामग्री उसको लेकर के भी इन्होंने अपने ग्रंथ को प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया था। और एक जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है वो ये है कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसको श्रम युग, हिंदी साहित्य का भक्ति काल, यानी सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन में ही बताया था कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का श्रम युग माना जाता है। बाद में इसके ऊपर खूब सारा विचार विमर्श, खूब सारा मंथन हुआ, लेकिन ये सबसे पहले बताने वाले विद्वान थे आपके ग्रेजुएशन। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ग्रेजुएशन आपके इंग्लिश विद्वान थे और इन्होंने भाषा जो सर्वेक्षण और जो ये जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ के आधार पर भी ये विशेष रूप से पसंद थे या आपके पसंदीदा लायक थे। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं विश्व बंधु विनोद, जिसकी रचना विश्व बंधु ने की थी। विश्व बंधु में ये तीन भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र, ये तीन भाई थे। और इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम था विश्व बंधु विनोद। हालांकि इन्होंने इस ग्रंथ का जब अपन नाम देखते हैं तो उस हिसाब से ये नहीं लगता है कि मतलब ये आपके इतिहास ग्रंथ है, लेकिन ये इतिहास ग्रंथ है। और इसमें इन्होंने 5000 कवियों के बारे में, यानी उनकी कौन सी रचनाएं हैं, उन्होंने क्या लिखा और उनका रचना का उनका जन्म काल, ये सारा इन्होंने देने का प्रयास किया था। और साथ ही सबसे पहले इन्होंने काल विभाजन और इन्होंने इस हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास में इन्होंने 8 कालखंडों में विभक्त किया था। तो ये इनका इस हिसाब का योगदान माना जाता है। तो ये मिश्र बंधु विनोद। अब इस मिश्र बंधु विनोद से आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा था कि रीतिकाल के जो कवि थे, रीतिकाल के कवियों के विवरण के लिए मैंने इस ग्रंथ को आधार बनाया। यदि उनका विवरण जब ये लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई विश्व बंधु विनोद से भी मैंने सामग्री ली है। तो इस हिसाब से भी परवर्ती जो इतिहासकार थे उनके लिए एक प्रकार का ये पेश वाला ग्रंथ साबित हुआ था। और दूसरा इन्होंने तुलनात्मक पद्धति और परिचयात्मक विवरण, यानी कौन से कवि थे, उनका क्या परिचय, कौन सी रचना उन्होंने लिखी थी, कहाँ से बिलोंग करते, इस प्रकार के विवरण सबसे पहले विश्व बंधु ने दिया था। और तुलनात्मक पद्धति का साथ लेते हुए श्रेणी बनाने का भी इन्होंने प्रयास किया था। तो ये इस प्रकार का आपके इतिहास ग्रंथ विश्व बंधु विनोद था। तो आज अपन ने ये जो 4 इतिहास ग्रंथ थे, शिव सिंह सरोज, विश्व बंधु विनोद और इस्तवार डेला हिंदुस्तानी और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इन इतिहास ग्रंथों के बारे में आज अपन ने अध्ययन किया। कल अपन अध्ययन करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा। और हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं।
और उसके बाद के राम गौहर वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, गणपति चंद्र गुप्त है, इनके इतिहास ग्रंथों के बारे में अपन अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे।